हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी के जबरदस्त आक्रमण के बाद सितंबर 1939 में पोलैंड की हार हो गई और ब्रिटेन और फ्रांस दोनों जर्मनी के साथ लंबे और महंगे युद्ध में फंस गए। जर्मनी सेना ने 9 अप्रैल 1940 को नॉर्वे पर समुद्री हमला बोल दिया। 10 मई 1940 को जर्मनी ने फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड पर भी हमले शुरू कर दिए। यही नहीं, जर्मनी सेनाओं ने ब्रिटेन के शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। जर्मनी के इन हमलों को रोक पाने में असफल होने के कारण 7 और 8 मई 1940 को ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों के बीच बहस शुरू हो गई। पूरा सदन इन हमलों को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन पर हमलावर हो गया। वैश्विक युद्ध के इस नाजुक दौर में कोई उनके अधीन ब्रिटेन में राष्ट्रीय सरकार बनाने तक को राजी नहीं हुआ और मजबूर होकर नेविल चैम्बरलेन को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 10 मई 1940 को विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए और भारतीय राजनेताओं को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने के लिए मनाने हेतु ब्रिटिश सरकार को अगस्त प्रस्ताव लाना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी। इन परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। कोई भी भारत में अचानक से 1940 के बाद रूजवेल्ट सक्रिय हैं और भारत की राजनीति में विंस्टन चर्चिल को बार बार भारत के विषय में सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जो वार स्ट्रेटजी को चलाने के लिए और अपने युद्ध में एशिया में स्थिति को बनाने के लिए तो ह्यूमन रिसोर्सेज भारत से था। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। इंडिया पैरामिलिट्री से, सामान्य सिपाही से लेकर मिलिट्री तक, एयरफोर्स तक, ब्रिटिश रॉयल नेवी तक 25 लाख भारतीय एक तरीके से उनको आधुनिक शस्त्र जो विधा थी उनमें सामान्य प्रशासन से लेके फॉरेन ऑपरेशन तक में प्रशिक्षित किया गया था। और भारत ही वो पैड था, भारत ही वो स्थान था जहां से जापान की शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता था। तो विश्व की राजनीति में ये जो भारतीय उपमहाद्वीप था और भारत की जो जनता थी और जर्मनी और जापान की आक्रामकता से जो विध्वंस पैदा हो रहा था, उसमें भारत के उल्लेख पर पुनर्विचार करने की स्थिति पैदा हो गई थी। 8 अगस्त 1940 को वाइसरॉय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। इस प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया गया। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव दिया गया।
जिसमें भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित कर सकेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों से संधियां तथा अखिल भारतीय सेवाओं जैसे मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अगस्त प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिस पर अल्पसंख्यकों को विश्वास न हो। जो ब्रिटेन है उसमें खलबलाहट है कि कैसे अगर ऐसा सब फ्रांस का पतन हो चुका है, लड़ाई हम लगातार हार रहे हैं, अगर भारतीयों को अपने साथ नहीं रखा तो क्या होगा। तो इसलिए इनसे कहा जाता है कि भाई आप ये घोषित कर दीजिए कि हम जो युद्ध की परामर्श समिति है इसमें भी ये शामिल होंगे, जो कार्यकारी समिति है इसमें भी ये शामिल होंगे, एक संविधान बनाया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेटस भी दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह। अब भारतीयों के सामने एक दुविधा, और वो दुविधा ये है कि वो नाजी जर्मनी का साथ तो नहीं देना चाहते। कांग्रेस नाजी जर्मनी जिस तरह से वो अत्याचार कर रहे थे यहूदियों के ऊपर, और जिस तरह से उसकी समग्र रूप से जो दृष्टिकोण है उससे सहमत नहीं थी, परंतु साथ ही वो इस बात से भी क्षुब्ध थी कि ब्रिटेन ने अपने आप ही भारत को जोड़ लिया और भारत के सैनिकों को इतनी बड़ी संख्या के अंदर युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत के स्थान का, पूरे भारत का उपयोग किया जा रहा है, और बड़ी संख्या में जो ब्रिटेन में और फ्रांस में और जर्मनी से जो लड़ने वाली सेनाएं हैं वो भारतीयों की सेनाएं। तो ये जो दुविधा है इसके बीच में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है कि ऐसे वायसराय ने अगस्त में प्रस्ताव दिए हैं, इस पर क्या किया जाना चाहिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संभाषण चल रहा है। ये कोई रूपक नहीं है, ये शब्द चित्र नहीं है, इस राष्ट्र के इतिहास का तथ्य है। और वहां एक नारा लग रहा है, न एक पाई देंगे न एक भाई देंगे। इस मर्म को समझना होगा इस देश को। अगस्त प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई थी और भारतीय राजनेताओं की संविधान सभा गठित करने की मांग को भी स्वीकार किया गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन में यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के दौरान गठित समिति ने स्वयं संविधान निर्माण करने की क्षमताओं को साबित भी किया था, लेकिन गांधी जी सहित स्वाधीनता संग्राम में लगे ज्यादातर नेताओं ने वायसराय लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सभी जानते हैं वायसराय साहब को यह प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा। खैर, हम उनकी मजबूरियों से कोई लाभ उठाना नहीं चाहते, लेकिन सच तो ये है कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों और उपनिवेशी सरकार के बीच खाई कम होने की जगह और चौड़ी ही होगी। अगस्त ऑफर में बरतानियाई हुक्मरानों ने ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वो हुकूमत किसी ऐसी ताकत को नहीं सौंपेंगे जिन पर अक़लियतों को एतबार ना हो। लेकिन हम इतने भर से खुश नहीं हैं। ऑफर में मुसलमानों के लिए अलग मुल्क को लेकर ना तो कोई रोशनी दिखाई गई है और ना ही ऐसा कोई वायदा किया गया है। मैं इस ऑफर को सिरे से खारिज करता हूं। एक राष्ट्र के सिद्धांत को स्पष्टतः न तो स्वीकार किया है और न अस्वीकार किया है, असमंजस बनाकर रखा है। ये वो बहुत बड़ा कारण है कि
जिन्ना ने भी उसका समर्थन नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर कोई सुपर डोमिनेट नहीं करेगा, राइट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा और वो निर्णय करेंगे कि क्या होंगे। लेकिन जिन्ना तो चाहते थे कि विभाजन हो, पाकिस्तान बने। द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे होने के कारण विवशता में लाया गया अगस्त प्रस्ताव कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रवादियों की वास्तविक अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और अस्वीकृत कर दिया गया। ये बात और है कि गांधी जी ने भारतीयों की तरफ से वायसराय को युद्ध के लिए अपना नैतिक समर्थन दे दिया, लेकिन इस मांग को दोहराने के साथ कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। गांधी जी सिद्धांत रूप में विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की ओर से अधिक स्वीकार्य प्रस्ताव का इंतजार किया। हालांकि अगस्त प्रस्ताव ने गांधी जी और कांग्रेस के सदस्यों को निराश कर दिया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में कुछ सावधानी से चुने गए व्यक्तियों के नेतृत्व में एक छोटे पैमाने पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आयोजित करने का निर्णय लिया। हमारे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के उस दावे को खोखला साबित करना है कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ है, लेकिन हम दुनिया पर युद्ध थोपने वाली फांसीवादी ताकतों के साथ भी नहीं है। हाँ, हम अपने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को ध्यान दिलाते रहेंगे कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को स्वतंत्रता देनी ही होगी। गांधी जी का कहना था कि यदि शत्रु भी संकट में हो तो शत्रु का विरोध करना एक अनैतिक बात है। यानी यदि ब्रिटेन मुसीबत में है, संकट में है और हम उसका विरोध करते हैं तो यह अहिंसा के सिद्धांत के प्रतिकूल हो जाएगा, ये भारतीय दृष्टि के प्रतिकूल होगा। और गांधी जी ने ये बोला कि हमारी जो कांग्रेस का जो आदर्श है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उन आदर्शों के भी प्रतिकूल होगा। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह रणनीति चुनी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि फांसीवाद के खिलाफ की लड़ाई में बाधा न आए। साथ ही भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग भी अंग्रेजों को याद रहे। तय किया गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर जाकर भाषण दे और अपनी गिरफ्तारी भी दे। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने महाराष्ट्र में अपने पावनार आश्रम के पास सत्याग्रह आंदोलन अपनी गिरफ्तारी देकर शुरू किया, लेकिन ये सत्याग्रह जन आंदोलन का रूप न ले पाया। कांग्रेस का जो नीति थी भारत के पूर्ण स्वराज की, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, उसके ऊपर भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो कांग्रेस वहां पर यह निर्णय करती है वर्धा के अंदर बैठक में अगस्त में कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, सार्वजनिक सत्याग्रह नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा जो है कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है, एक तरीके से एक बड़े तार पर, पतले तार के ऊपर चलने का उनका प्रयास है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। सितंबर में गांधी जी की मुलाकात भी वायसराय से होती है इन अगस्त प्रस्तावों को लेकर, और गांधी जी स्पष्ट करते हैं कि हमारा अहिंसा का रास्ता है। कोई बहुत बड़ा एक आंदोलन हो जाएगा और इस समय में जो युद्ध चल रहा है उस समय में ऐसा कुछ करेंगे जिसके कारण से तोड़फोड़, हिंसा और ये सब चीज़ें हों, वो ये भी नहीं चाहते थे। परंतु ये भी चाहते थे कि जो अपना जो उनकी नीति है पूर्ण स्वराज की, भारत का संविधान भारत ही बनाएगा, भारतीय ही बनाएंगे,
ये युद्ध परिषद के अंदर भारत की भागीदारी होगी और निर्णय में भागीदारी होगी। जो ये कार्यकारी परिषद है उसमें भी भारत की भागीदारी होगी। तो ये जो विचार था उसके कारण से व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात वो लेकर आते हैं और इसी में जो है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला कौन हो ये एक निर्णय आता है। तो वो सबसे पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को घोषित करता है। गांधीयन दर्शन चिंतन में गांधी की जो उदारवादी दृष्टि है उसके वो प्रगल्भित लेकिन मूक नायक है। गांधी के प्रगल्भ को समझ रहे हैं, गांधी के पथ पर चल रहे हैं, लेकिन स्वयं वो क्या बोल रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात किया जाना चाहिए। बहुत दार्शनिक बात कर, जीवनम आत्मशोधनम उनका दर्शन, जीवन आत्मा का अनुसंधान है। पूरे भारतीय वांग्मय के बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में खड़े होते हैं और वो अहिंसा करुणा की आवश्यकता पर बल देते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। उनको जेल भेज दिया जाता है। अक्टूबर 1941 तक अभियान ने अपनी गति खो दी और केवल 5,600 सत्याग्रही ही गिरफ्तारी देकर जेल गए। The most ardent sympathizer and supporter of Gandhi was विनोबा भावे। आश्रमिक पद्धति के सबसे सशक्त व्यक्तित्व। दूसरा, नेहरू जी जो उस समय युवा शक्ति के प्रतिनिधि थे, उनकी गिरफ्तारी होती है तो युवाओं को क्या मैसेज देता है कि देश अभी व्यक्तिगत सत्याग्रह के मार्ग पे है, देश संघर्षशील है, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी स्थिति है। सुभाष चंद्र बोस नजरबंद है, ये एक स्थिति है, तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और तीसरे, ब्रह्मदत्त जी जो पुनः एक गांधीयन है, उनकी गिरफ्तारी जो होती है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होती है। तो इसके दो पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। यदि बाह्य स्तर पर देखें कि क्रांति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह एक बहुत बड़ा संदेश था, ऐसा प्रख्यापित है, ऐसा प्रतिष्ठापित है। लेकिन उसका एक आंतरिक पक्ष है कि उस समय राष्ट्र में जो हालाहल था, जो कोलाहल था, जो दावानल फूटने को तैयार था, उसकी ऊर्जा और शक्ति कहीं और चैनलाइज हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह अभियान की सफलता सीमित रही, लेकिन सीमित सफलता के बावजूद हाशिए पर पड़े और अपेक्षाकृत अनदेखे भारतीय लोग क्षेत्रीय ज्यादतियों के प्रति अपना विरोध जताने के लिए आंदोलन में शामिल हुए। इधर गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं ब्रिटिश पुलिस और इंटेलिजेंस को चकमा देकर नजरबंदी से भाग निकले सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई को आर पार की लड़ाई बनाने के लिए विदेशी धरती पर जा पहुंचे। अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकने के बाद सुभाष चंद्र बोस पहाड़ों, नदी नालों और गहरे जंगलों को पैदल ही पार कर अफगानिस्तान पहुंचे। 2 महीने तक उत्तम चंद मल्होत्रा नाम के एक भारतीय व्यापारी के घर में रहने के दौरान उन्होंने रूसी दूतावास में प्रवेश पाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने इटालियन दूतावास में प्रवेश पाने की भी कोशिश की और उनकी ये कोशिश सफल रही। यहां से सुभाष बाबू ऑरलैंडो माजोट्टा नाम के इटालियन व्यक्ति बनकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे और मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस को बताया जाता है कि आप मूक और बधिर हैं, अन्यथा जो स्थानीय कबीले के लोग हैं इस भेद को समझ जाएंगे, भाषा नहीं आने के कारण, और आप पकड़े जा सकते हैं। पर इसमें एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति सम्मिलित थी और इसका ताना बाना कैसे बुना गया था ये अत्यंत ही गोपनीय और रहस्यमयी है, क्योंकि वो पहला रूप उनका नियाजुद्दीन का है। वो
अफगानों वाली पगड़ी, पाठानी सूट, पाजामा, कोट। एक व्यक्ति जो अपनी वाणी की तेजस्विता के लिए जाना जाता है, अब एक मूक और बधिर के रूप में अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया और रशिया के रास्ते पे खड़ा है, और वहां उनको कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की मदद लेनी पड़ती है। रूस का वातावरण उनके लिए बेहद निराशाजनक था। रूस में उनको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से वो आज़ादी के लिए समर्थन की अपेक्षा कर रहे थे रूस से, और जो लंबे समय से ब्रिटेन के खिलाफ भी था, तो उनको लग रहा था कि रूस तो हमारा समर्थन करे, परंतु वो सहयोग उनको नहीं मिलता। वहाँ वो जर्मन के संपर्क में आते हैं, और वहाँ उनके पास जब वो रूस में प्रवेश करते हैं तो उनके पास इटालियन पासपोर्ट है। अब वो फिर बदलाव करते हैं, तो देखिए कि यहाँ से कैसे पठान बनकर निकलते हैं, कैसे वो झारखंड पहुँचते हैं, वहाँ पे आदिवासियों के बीच में रहते हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं, वहाँ से वो अमृतसर पहुँचते हैं, फिर नाम बदलते हैं, पेशावर पहुँचते हैं, पश्तो भाषी बनते हैं, उसके बाद वो एक इटालियन पासपोर्ट लेकर रूस में जाते हैं, और वहाँ से फिर उनको रूस के रास्ते से वो जर्मनी पहुँचते हैं। तो ये शायद इतिहास में एक असंभव और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, सबसे ज़्यादा मुश्किल यात्रा है जो उन्होंने की, और वास्तव में इसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाना चाहिए। बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले वहां के एक चर्चित नेता रिबेनट्रॉप से मिले, और उनसे मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष बाबू नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री एडम फॉन ट्रॉट सुभाष चंद्र बोस के अच्छे मित्र बन गए। उनके माध्यम से 29 मई 1942 के दिन सुभाष बाबू जर्मनी के सर्वोच्च नेता और शासक एडोल्फ हिटलर से मिलने में कामयाब हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हिटलर से मिलना वो मई 1941 के अंदर होता है। हिटलर से मिलने को भी भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटनाओं में दर्ज किया जाना चाहिए। हिटलर से बाकी लोगों की कोई मुलाकात नहीं, हिटलर से मिलना, हिटलर कैसा किसके साथ व्यवहार करेंगे, और ये देखते हुए कि हम हिटलर की मदद चाहते हैं, हिटलर से सैनिक चाहते हैं, हिटलर से हथियार चाहते हैं, और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में हिटलर का साथ चाहते हैं। तो बातचीत ऐसी उस पर ना पहुंच जाए कि जिससे वो संभावनाएं समाप्त हो जाए। और दूसरी तरफ चूंकि वो जर्मनी में रह रहे थे, तो इसलिए वो जर्मनी में हिटलर द्वारा जो किया हुआ अत्याचार था उसको भी देख रहे थे। तो उसकी नीति और दृष्टि से वो सहमत नहीं थे, परंतु जैसा आपने कहा कि यह महत्वपूर्ण था कि इस लड़ाई में दो पक्ष हैं दुनिया के अंदर, और एक पक्ष ऐसा है जिसने भारत के ऊपर कब्जा कर रखा है, भारत को गुलाम को बना रखा है, करोड़ों लोगों को गुलाम बना रखा है, उस गुलामी से हमें मुक्ति चाहिए। तो हम दूसरे पक्ष का साथ लेकर, दूसरे पक्ष के हथियार लेकर, उसके सैनिक लेकर, उसकी सहायता लेकर अपने देश में स्वशासन करना चाहते हैं। परंतु आज़ाद हिंद फौज की जब भी बात होती है, तो आज़ाद हिंद फौज की जो दृष्टि थी, जो सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि थी, वो मुख्य रूप से अपने देश की आज़ादी पर थी। कई साल पहले हिटलर ने माइन कॉम्फ नाम से एक आत्मचरित्र लिखा था। इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीयों की बुराई की थी। हिटलर ने आत्मचरित्र में एक जगह यह लिखा था कि अगर भारत अंग्रेजों के हाथों से निकल जाता है तो यह पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्यशाली रहेगा। सुभाष बाबू ने हिटलर से आत्मचरित्र में भारत और भारतीयों के लिए ऐसे विचार रखने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, और उन्होंने भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत की। हिटलर ने अपने किए पर माफी मांगी और माइन कॉम्फ के अगले संस्करण में इसे बदल देने का आश्वासन दिया। आत्मचरित्र में भारत और भारतीयों के बारे में विचार बदलने पर तो हिटलर राजी हो गया, लेकिन उसने ब्रिटेन में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में
किसी प्रकार की मदद से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हां, इस संदर्भ में जापान से मदद लेने की न केवल उसने सलाह दी, बल्कि वहां तक गुप्त रूप से पहुंचाने के लिए एक पनडुब्बी की व्यवस्था भी कर दी और नेताजी उस पनडुब्बी में बैठकर जापान पहुंच गए।